Good morning, students. So, today we will start our geography portion. So, we are going to start our first chapter of geography. So, the title of our chapter is Natural Resources. So, whenever we talk about natural resources, the two things come into our mind, natural and second one is resources. कहने का मतलब जब भी हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो दो चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, क्या? नेचुरल और रिसोर्सेज। तो ये दो अलग अलग वर्ड हैं और यदि हम इन दोनों की मीनिंग को समझ लें तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं। तो नेचुरल जैसे हम यहाँ देखते हैं तो नेचुरल मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, ऐसी कोई वस्तु, चीज, ठीक, जो हमें नेचर से प्राप्त हो। किससे प्राप्त हो? प्रकृति से प्राप्त हो। ओके, वो कहलाती है नेचुरल। और रिसोर्सेस मतलब साधन, संसाधन या स्रोत, ठीक, जो ऐसी वस्तुओं जो हमें नेचर से प्राप्त हों और जिनको हम अपनी लाइफ में यूटिलाइज करें अपनी बेसिक नीड्स को, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वो चीज़ें कहलाती हैं नेचुरल रिसोर्सेस। रिसोर्सेस जो हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं और नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे चीजें जो हमारी नीड्स को फुलफिल करें और वो नेचर से प्राप्त हों, तो वो क्या कहलाएंगी? नेचुरल रिसोर्सेस। तो अब हम आगे देखते हैं कि अब व्हाट आवर चैप्टर सेज। नेचर हैज गिफ्टेड आवर अर्थ विथ अ लार्ज वैरायटी ऑफ रॉक्स, सॉइल्स, मिनरल्स, वेजिटेशन, एनिमल्स एटसेट्रा। वी यूज दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू फुलफिल आवर नीड्स। जैसा कि मैंने बताया, नेचर ने हमें बहुत से ऐसे गिफ्ट से नवाजा है, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्टों से नवाजा है, जैसे पत्थर, मिट्टी, खनिज लवण, वनस्पति, जानवर एटसेट्रा। और हम नेचर के इस गिफ्ट को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं ना ये सारी चीज़ें हम। रॉक्स को अपने घर वगैरह बनाने में और भी बहुत सारे कामों में। सॉइल को हम किस में यूज़ करते हैं? खेती करने में, फसलों को उपजाने में, और भी कई मिट्टी के उपयोग हैं, ठीक। मिनरल्स को, उनसे हम पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर वेजिटेशन मतलब वनस्पति, वनस्पति से हमें दवाइयाँ, ईंधन, ठीक, फल फूल, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। एनिमल से ये हमारे काम में हमारी सहायता करते हैं, ठीक, हमें खाने को देते हैं। मीन्स हम मीट वगैरह खाते हैं, एग्स वगैरह हमें एनिमल से ही मिलता है, ठीक। उसके बाद मिल्क वगैरह ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है? एनिमल से ही प्राप्त होता है। और ये सब चीज़ें जो है हमारी ज़रूरत के अंदर ही आती हैं, तो ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। क्लियर? विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम we have learned to convert these gifts of nature into useful articles. These natural gifts are known as natural resources. अब जैसे जैसे समय का विकास हुआ, समय के साथ साथ हमने इन चीज़ों को उपयोग करने वाले वस्तुओं के रूप में कन्वर्ट करना सीख लिया, ठीक। कि अब जैसे जो जानवर थे, तो जानवर तो पहले भी थे, लेकिन क्या जानवरों का हम इतना यूटिलाइजेशन कर पाते थे? नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने उनको अपने कामों में यूज करना शुरू कर दिया, उनको खाने में यूज करना शुरू कर दिया, ठीक। या जो मिट्टी तो पहले भी थी, लेकिन क्या हम खेती करते थे? सीख सीख गए थे खेती? नहीं सीखे थे। लेकिन समय के साथ साथ इन सारी चीज़ों का विकास हुआ और हमने नेचर के इन गिफ्ट्स को उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में कन्वर्ट करना सीख लिया, ठीक। और यही जो नेचुरल गिफ्ट है, यही क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस। द सोर्सेस विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेस। क्लियर? नेक्स्ट, अ नेचुरल रिसोर्स इज एनी गिफ्ट ऑफ नेचर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। तो एक नेचुरल रिसोर्स क्या है? वो नेचर का ऐसा गिफ्ट है जो मानव की जरूरतों को पूरा करे। अभी हमने इतने एग्जाम्पल दिए, मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया, तो इससे हमें क्या कंक्लूड किया, क्या कंक्लूजन पे आए? हम इसी कंक्लूजन पे आए कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो हमें हमारी नीड्स को, ह्यूमन नीड्स को, मानव की जरूरतों को ही पूरा करते हैं। हम उनको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। क्लियर? फॉर सेंचुरीज कोल एंड मिनरल ऑयल वर present below the surface of the earth, but they become resources only when technology to use them was developed.
कई शताब्दियों से क्या हुआ, कोल और मिनरल अर्थ के सरफेस के नीचे था, मतलब जो अर्थ की जो लेयर है, सरफेस है, अपर क्रस्ट है, उसके कई सतह नीचे हमें कोल और मिनरल कई शताब्दियों से वहां पे प्रेजेंट था। लेकिन हमने उनको संसाधन के रूप में कब जाना, जब हमारे पास उनको निकालने की, उनको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। उससे पहले हमें उन संसाधनों का यूज करना नहीं आता था। ठीक, हम उन थे तो वो तब भी कि जब हम पैदल जाते थे या बैलगाड़ी वगैरह से जाते थे, लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम उनको बाहर निकाल सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक, तो जब टेक्नोलॉजी आई, जब हम उनको उसको बाहर निकालना सीख गए, उसका यूटिलाइज करना सीख गए, तभी वो क्या एक रिसोर्स बना। तो कहने का मतलब यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ठीक है, लेकिन उनके यूटिलाइजेशन के लिए हमें ह्यूमन एफर्ट की भी जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। बिना ह्यूमन एफर्ट के वो हमारे उपयोग करने लायक नहीं बन सकते हैं। ठीक, अब जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल ले लो आप लोग कि कोई जंगल है, वहां पे कोई पौधा है या औषधि कोई पाई जाती है, दवाई पाई जाती है, तो क्या हम बिना ह्यूमन एफर्ट के उस दवाई को यूटिलाइज कर पाएंगे? अब पौधा अपने आप से तो चल के हमारे पास आएगा नहीं, या हमें उस पौधे के गुण के बारे में पता होना चाहिए। तो जब हम ह्यूमन एफर्ट लगाएंगे, उस पौधे को लाएंगे, फिर उसका कैसे यूटिलाइज करना है, कि उसको सुखाना है, कि उसको पीसना है, कि उसको कच्चा चबाना है, उबालना है, क्या करना है, तो हमें ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो विदाउट ह्यूमन एफर्ट हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। क्लियर? तो जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तभी कोई नेचुरल चीज रिसोर्स बनती है, जब हम उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने एफर्ट के माध्यम से हम उसको यूज करना सीख जाते हैं। Needs have made men use more and more materials for utility, and to develop new resources, any material which can be made useful is termed as source. अब हमारी ज़रूरतों ने हमें और मटेरियल को अपने उपयोग करने लायक बनाने के लिए मजबूर किया है। कि मतलब कहने का कि जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई, जैसे जैसे हमारे लिए हमारी ज़रूरतें बढ़ी, हमने कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम अपने यूज करने लायक बनाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि पहले हम आते जाते थे, पैदल आते जाते थे, काफ़ी टाइम लगता था। ठीक, तो उस समय जब फिर हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमें अपने टाइम को बचाना है, अपनी स्पीड तेज करनी है, तो हमने पहिए की खोज की। ठीक, फिर उसके बाद हमने बैलगाड़ी से फिर हम आए व्हीकल्स पे। ठीक, डीजल इंजन इंजन या पेट्रोल इंजन, इन सारी चीज़ों पे आए। ठीक, तो जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ी तो हमने मटेरियल को यूज़ करने लायक और ऐसे कई मटेरियल्स की हमने खोज की जो हम अपने यूज़ करने लायक उनको बना सकें और उनको यूज़ कर सकें। ठीक, और एनी मटेरियल विच कैन बी मेड यूजफुल इज टर्म्ड एज सोर्स। और ऐसा कोई भी मटेरियल, पदार्थ, जिसको हम अपने उपयोग में ला सकें, जिसको या उपयोग करने लायक उसको कन्वर्ट कर सकें, बना सकें, वो मटेरियल क्या कहलाता है? सोर्स कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट, resources have been categorized into two types. They are natural resources and human resources. Natural resources include land, soil, water, vegetation, minerals and power resources. अब resources जो है मतलब संसाधन है, जो इनको हमने दो प्रकार में बांटा है, कैटेगराइज किया है। ठीक, वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? ह्यूमन रिसोर्सेस और नेचुरल रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है और नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? तो नाम में ही देखो क्लियर है, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्राप्त हो। द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स, सॉरी, नेचुरल रिसोर्सेज। और जो रिसोर्सेज हमें ह्यूमन के द्वारा प्राप्त हो या ह्यूमन के एफर्ट्स के द्वारा प्राप्त हो, वो रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? लैंड, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन, मिनरल्स और पावर रिसोर्स, जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं, मतलब मिट्टी, भूमि, पानी, वनस्पति, खा खाद्य पदार्थ, या जितने भी ऊर्जा के रिसोर्स संसाधन हैं, ये सारी चीजें क्या हैं?
रिसोर्सेस हैं जो हम कह सकते हैं हमें नेचर से प्राप्त होती हैं और इसलिए ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं। ठीक, और फिर ये हमें चीजें हमें नेचर से प्राप्त हुई इसलिए हमने इनको किस कैटेगरी में रखा, नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में रखा। क्लियर। फिर ह्यूमन रिसोर्सेस आर मेड अप ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, दीज रिसोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। और जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं ये किन के द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन बीइंग्स द्वारा बनाए जाएं या हमें प्रदान किए जाएं ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा या उनके एफर्ट्स के द्वारा, वो ह्यूमन रिसोर्सेस, और जो नेचर के एफर्ट्स के द्वारा या नेचर के द्वारा हमें प्रदान किए जाएं जो भी रिसोर्सेस, वो नेचुरल रिसोर्सेस। तो ह्यूमन बीइंग ने जिन रिसोर्सेज को बनाया या डेवलप किया वो कहलाए ह्यूमन रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और यूजफुल होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। When both these resources combined with each other, then the country gets new heights in progress and advancement। और जब इन दोनों रिसोर्सेज को हम कंबाइन कर देते हैं, कौन कौन से दो रिसोर्सेज, नेचुरल और ह्यूमन, दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं, क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं, दोनों के मेल से कोई भी क्षेत्र होता है या कोई भी देश होता है वो विकास की या प्रगति की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। देखो एग्जाम्पल समझो कैसे। अब जैसे मैंने अभी आपको पहले एग्जाम्पल दिया था वही गाड़ी वाला, हमने अपनी स्पीड तेज की तो पहले हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी टाइम लगता था। ठीक, काफी समय हमारा जाता था, मेहनत लगती थी। ठीक, और अब देखो जब हमने ह्यूमन एफर्ट से, ह्यूमन रिसोर्सेस की सहायता से हमने ट्रेन, बस, कार, प्लेन, मतलब ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेस ही हैं क्योंकि इनमें ह्यूमन एफर्ट्स लगा है, इनका यूज कर इनका विकास कर लिया। तो और इनके विकास के बाद जब हमने इनमें नेचुरल रिसोर्सेस को कंबाइन किया। अब नेचुरल रिसोर्सेस को कैसे कंबाइन किया, हमने इनको बनाया तो अपने एफर्ट से, लेकिन इनको चलाने के लिए हमने क्या यूज किया, नेचुरल रिसोर्स यूज किया ना, फ्यूल, पर जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें क्या है, नेचर से हमें प्राप्त होती हैं। ठीक, तो इनका हमने यूज किया, तो मतलब नेचुरल रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस, इन दोनों को जब हमने कंबाइन कर दिया तो हमें कहीं एक डिस्टेंस कवर करने में देखो हमें कम टाइम लगने लगा। हम जो काम दिन भर लग जाता था हमें, हम कई घंटों में ही उसको कवर करने लगे। ठीक, तो विकास हुआ एक प्रकार से कि नहीं हुआ। ठीक, तो कहने का मतलब यही था ये इस पॉइंट का कि जब नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स दोनों को क्या कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, तब क्या होता है, कोई भी देश या कोई भी क्षेत्र क्या होता है, प्रगति की, विकास की ऊंचाइयों को छूता है, मतलब विकसित होता है। क्लियर। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, कि रिसोर्सेस को कैसे हम क्लासिफाई करें, उनको बांटें। ठीक, तो किन किन तरीकों से हमने उनकी उत्पत्ति के आधार पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, ठीक, मतलब उनमें क्या गुण हैं, कैसे वो हमें प्राप्त होते हैं, इन सब के आधार पे हमने जो संसाधन है उनको कैटेगराइज किया है ताकि उनकी हमें इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल सके और उनकी वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने यूजफुल हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता लग सके। तो हम आगे देखते हैं। Our Earth is a great source of natural resources. To understand the importance of these resources, we can classify them in the following types. हमारा जो अर्थ है ये नेचुरल रिसोर्सेस का एक बहुत बड़ा साधन है, स्रोत है। ठीक, और इन रिसोर्सेस की इंपॉर्टेंस जानने के लिए हमने उनको निम्नलिखित प्रकारों में बांटा है। अब वो कौन कौन से प्रकारों में बांटा है आइए देखते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन उनके ऑरिजिन के बेस में, की मतलब उत्पत्ति के आधार पर उनका वर्गीकरण, कैसे वो हमें प्राप्त होते हैं, कैसे उनकी उत्पत्ति होती है, उसके आधार पर हमने रिसोर्सेस को बांटा। तो आइए देखते हैं क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन वी कैन कैटेगराइज सोर्सेस इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक। अब उनकी उत्पत्ति के आधार पर हम रिसोर्सेस को दो प्रकार में बांट सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक वो जो
हमें प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होंगी, मतलब ऐसे संसाधन या ऐसी चीजें जिनको हम यूज करते हैं एज अ रिसोर्स, वो हमें या तो प्लांट से प्राप्त हो या एनिमल से प्राप्त हो, वो कहलाई हमें, वो हमारी कहलाई बायोटेक। ठीक, जो मतलब हमें प्लांट एनिमल कहने का मतलब जो हमें बायोस्फीयर से प्राप्त हो वो कहलाई बायोटेक। और तो आइए हैं बायोटेक रिसोर्सेस क्या है। We get biotic resources from plants and animals. They include forest, crops, birds and animals, etc. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बायोटिक रिसोर्सेज हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होते हैं। ठीक, और इनमें क्या होता है, इनमें क्या क्या आते हैं, जैसे फॉरेस्ट एक प्लांट ही है ना, क्रॉप्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक, the resource the resources which are obtained from biosphere are termed as biotic resources। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई थी कि ऐसे रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर से प्राप्त हों, बायोस्फीयर का मतलब प्लांट और एनिमल से प्राप्त हों, वो कहलाते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। क्लियर। नेक्स्ट, अब उनकी क्वालिटीज क्या क्या हैं बायोटिक रिसोर्सेज की, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उनमें क्या क्या गुण होते हैं, ये हम देखेंगे। द बायोटिक रिसोर्सेज कैन रीजनरेट देमसेल्फ, दैट इज दे आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ देम। जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं ये खुद को, अपनी उत्पत्ति ये खुद करते हैं, ये अपने आप को खुद बना सकते हैं, या कहने का मतलब रिप्रोडक्शन के माध्यम से ये अपनी ही तरह की एक कॉपी को जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हमारे माता पिता से हम हुए, ठीक है, तो हम उन्हीं की एक कॉपी होते हैं कि माता पिता भी हमारे मनुष्य और हम भी मनुष्य। या कोई जो जानवर होता है, गाय होती है तो गाय का बच्चा भी एक या तो बैल होगा या गाय होगी। ठीक है, उसी प्रकार से अपनी कॉपी खुद प्रोड्यूस करते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं होती, किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहला इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये अपनी कॉपी या अपने आप को रीजनरेट खुद कर सकते हैं, मतलब अपने आप को खुद बना सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, द बायोटेक रिसोर्सेज प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट। जो बायोटेक रिसोर्स है ये हमें कई तरह के प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, काफी जो हमारी यूजफुल मतलब जो उपयोगी महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कराता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने देखा जंगलों से हमें क्या प्राप्त होता है, ईंधन प्राप्त होता है, फल फूल, ठीक है, कई सारी औषधियां प्राप्त होती हैं। क्रॉप्स हो गए तो इनसे हमें कई सारी फसलें प्राप्त होती हैं जिनको हम खाते हैं, बेचते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो प्लांट्स में आ गई। एनिमल में बर्ड, और जो एनिमल्स थे बर्ड से हमें एग मिलता है या फ्लैश मिलता है, मीट मिलता है। ठीक, उसके बाद एनिमल से हमें मिल्क वगैरह मिलता है। तो ये सारी चीजें यूजफुल प्रोडक्ट्स ही हैं जिनका हम यूज करते हैं। क्लियर, तो ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटी है। नेक्स्ट, all biotic resources are renewable. Unfortunately, improper exploitation of biotic resources have made many species of animals and vegetation extinct. Now their preservation has become essential for their survival. अब जितने भी बायोटिक रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, रीन्यूएबल होते हैं। रीन्यूएबल मतलब री मतलब दोबारा, न्यू मतलब नया, ठीक, और एबल मतलब योग्य, जो दोबारा नया बनने के योग्य हो। ठीक है, पुनः नवीनीकरण। तो इनमें ये क्वालिटी होती है कि ये दोबारा नए हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन, एक प्लांट है सपोज, आज वो एक प्लांट है, कल के दिन उसमें फल होगा, उस फल के माध्यम से एक नए पौधे का जन्म होगा, तो ये रीजनरेट हो गए, ये रिन्यू हो गए, नए पौधा बन गया। अब एक आम के पेड़ से एक नया आम ही पैदा होगा। ठीक, तो यदि जिस आम के पेड़ के फल से नया आम पैदा हुआ तो वो क्या हुआ, उसको रिन्यू ही हुआ, वो चीज दोबारा से बनी। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, आजकल जो हमारी बेसिक नीड्स हैं या मानवों की जो जरूरतें हैं, या जो मानव स्वार्थी इतना हो गया है कि उनका हमने बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया है, एक्सप्लॉइट किया है उनको, और इसके कारण कई ऐसी वनस्पतियां हैं या कई ऐसे जीव जंतु हैं जो इस दुनिया से, इस पूरे विश्व से विलुप्त हो चुके हैं। मीन्स अब उनकी प्रजातियां इस विश्व में नहीं पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी प्राणी को रहने के लिए एक प्रॉपर सराउंडिंग की, एक प्रॉपर क्लाइमेट की, एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती है। हर प्राणी हर जगह सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन मानव की जरूरतों ने क्या किया कि
जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मानव की ज़रूरतें बढ़ती गई, हमने अपनी ज़रूरतें के अकॉर्डिंग से प्रकृति को काफ़ी नुकसान पहुँचाया और धीरे-धीरे कई ऐसी प्रजातियाँ हैं जैसे वो जो विलुप्त हो गईं। जैसे हम सुनते हैं डायनासोर पहले थे लेकिन अब वो विलुप्त हो चुके हैं और अभी भी कई ऐसी प्रजातियाँ हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, मतलब जो खत्म होने वाली हैं। तो उनकी ज़रूरतों को देखकर, उनकी इम्पोर्टेंस को देख कर के हमें आज इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हमें उनको प्रिजर्व करने के लिए, हमें उनको रक्षित रखने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए कई ऐसे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, ठीक? हमें उनको प्रिजर्व करना पड़ रहा है, सुरक्षित करना पड़ रहा है, ठीक? एबायोटिक रिसोर्सेस, अब देखेंगे एबायोटिक रिसोर्सेस क्या होते हैं। The resources which we get from non-living things are called abiotic resources. तो जैसा कि मैंने बताया, बायोटिक जो हमें लिविंग थिंग से मतलब प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त हो, और एबायोटिक मतलब जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त हो, नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त हो, वो कहलाते हैं एबायोटिक रिसोर्सेस। क्लियर? लैंड, वाटर एंड एयर आर एबायोटिक रिसोर्सेस। जो ये लैंड है, वाटर है और एयर है, ये सब क्या है? अब एबायोटिक रिसोर्सेस हैं। मीन्स ये जो जितने भी हैं ये सब निर्जीव वस्तु से हमें प्राप्त होते हैं। लैंड क्या सजीव होता है? नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। लिविंग थिंग्स जो ग्रो करें, सांस लें, अपनी एनर्जी के लिए कुछ खाएं पिएं, ये सारी क्या है? लिविंग थिंग्स हैं, ठीक? और नॉन लिविंग थिंग्स जो ग्रो नहीं करती खुद से, ठीक? ना ही इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, ना ही इनको सांस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? ना ही ये बढ़ती हैं, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हमें नॉन लिविंग थिंग्स ही मारती हैं। अब एक ज़मीन है, अपने आप तो उसका विकास होता नहीं है, उसको जीने के लिए पानी हवा की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। उसी प्रकार ये पानी है, हवा है, तो ये सब क्या है? अबायोटिक रिसोर्सेस हैं, ठीक है? क्योंकि हमें ये नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होती हैं। तो डेफिनेशन भी यही हुई, ऐसे रिसोर्सेस जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त हो, नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त हो, वो कहलाती हैं एबायोटिक रिसोर्सेस। एग्जाम्पल लैंड, वाटर, एयर। क्लियर? They also include minerals and power resources such as iron ore, nickel, gold, copper, petroleum products, नेचुरल गैस एटसेट्रा। और ये इनमें क्या होता है? इनमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे मिनरल्स हो गया, पावर रिसोर्सेस हो गए, जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक? हवा हो गई, पानी हो गया, सूरज की रोशनी हो गई, ये सारे पावर रिसोर्सेस हैं, ठीक? उसके बाद जैसे आयरन और लोहे वगैरह, ठीक? निकल, गोल्ड, कॉपर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी हो गए, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं या एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये सारी चीज़ें हमें नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होती हैं, इसलिए एबायोटिक रिसोर्सेस हैं। क्लियर? In fact, these resources are being formed in the earth crust, but the time taken for their formation is very long, beyond the life of man. So these resources are also known as non-renewable resources. ठीक? अब यदि बात करें, हालांकि ये रिसोर्सेज जो हैं जमीन के अंदर प्राप्त होते हैं, ये बाहरी दुनिया में या इनका जो फॉर्मेशन होता है हम देख नहीं सकते हैं। ये पृथ्वी की सतह के नीचे इनका फॉर्मेशन होता है और इनके फॉर्मेशन में कई साल लगते हैं, इतने साल की मनुष्य की कई पीढ़ियां गुजर जाएं। हजारों साल इनके फॉर्मेशन में लगते हैं, हजार 10-10 हजार साल इनके फॉर्मेशन में लगते हैं, ठीक है? तो उस समय जैसे 10,000 साल तक तो कोई जीता नहीं है, आजकल 50, 60, 70 साल आदमी जीता है, 80 साल मैक्सिमम, 90, इससे ज़्यादा कोई जीता नहीं है। लेकिन इनके फॉर्मेशन में हजारों साल लगते हैं, लाखों वर्ष लगते हैं, ठीक? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनके जो पुनर्निर्माण में जो टाइम है वो बहुत लंबा है, कि एक मानव सभ्यता उसको नहीं देख सकती, ठीक? इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है, ठीक है? कि इनको दोबारा रिन्यू नहीं किए, नॉन मतलब नहीं, रीन्यूएबल जिसको दोबारा नया ना किया जा सके, ठीक? तो इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। क्लियर? नाउ रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल और
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में भी कैटेगराइज कर सकते हैं उनकी रिन्यूएबिलिटी के आधार पर, कि उनको बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, उसके उसके आधार पर कि उनका पुनर्निर्माण किया जा सकता है या पुनर्निर्माण हो सकता है, उसके आधार पर भी हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला हमने देखा उनकी उत्पत्ति के आधार पर कि वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं। तो या तो हमें वो लिविंग थिंग से प्राप्त होंगे, तो जो लिविंग थिंग से प्राप्त हुए वो बायोटेक, और जो नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त हुए वो एबायोटिक। अब रिन्यूएबिलिटी के आधार पे मतलब उनके पुनर्निर्माण के आधार पे कि उनका पुनर्निर्माण किया जा सकता है या हो सकता है या नहीं, उसके आधार पर हमने रिसोर्सेस को दो भागों में बांटा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। क्लियर? अब देखते हैं ये क्या है। We have read that the biotic resources are renewable and abiotic resources are non-renewable। अब जैसा कि हम अभी पढ़ ही चुके हैं कि जो बायोटिक रिसोर्सेस हैं वो रिन्यूएबल हैं, ठीक, क्योंकि उनका फॉर्मेशन दोबारा हो सकता है, और एबायोटिक रिसोर्सेस हैं वो नॉन रिन्यूएबल हैं। क्लियर? The resources which can be used again and can never come to an end is called renewable resources or non-exhaustible resources. Such resources maintain a flow। अब ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जिनको हम पुनः दोबारा प्रयोग कर सकते हैं और जो कभी खत्म नहीं होंगे, वो क्या कहलाते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब जानवर हैं, आज है, गाय से हमें दूध प्राप्त होता है तो वो हमेशा प्राप्त होते रहेगा। गाय का दूध कभी क्या खत्म होगा? नहीं। आज है तो कल दूसरी गाय होगी, परसों तीसरी होगी, ऐसे गायें आती रहेंगी, ठीक, और दूध बनते रहेगा। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हम बार बार यूज कर सकें, ठीक है, जिन जो कभी खत्म ना हो, वो कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या इन्हीं को हम कहते हैं नॉन एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म करना, नॉन मतलब नहीं, तो जिनको खत्म ना किया जा सके वो रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक। और सच रिसोर्सेज मेंटेन अ फ्लो, ये एक फ्लो बना के रखते हैं। फ्लो मतलब इनका पुनर्निर्माण जल्दी जल्दी होते रहता है। क्लियर? नाउ अब देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। The resources which can be used only once is called non-renewable resources or exhaustible resources such as fossil fuels and minerals। अब ऐसे resources जो हम केवल एक बार यूज कर पाए, ठीक है, वो मतलब उनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, वो रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। और या उनको हम कह सकते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, की ऐसे रिसोर्सेज जिनको खत्म किया जा सकता है, ठीक है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, ठीक, या मिनरल्स। क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जांपल देख लो पेट्रोलियम, ठीक, तो ये क्या है? एक बार यदि हमने इनको यूज कर लिया तो इनके बनने में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, तो क्या हम इनको दोबारा यूज कर पाएंगे? जिंदा ही नहीं रहेंगे उतने समय तक, ठीक है, तो इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहा गया। क्लियर? These resources once taken out cannot be replaced, they take a long time to form। coal and oil are example of non renewable resources। ये रिसोर्सेस यदि एक बार उपयोग में कर लिए गए तो इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, और इनके बनने में बहुत लंबा समय लगता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि कोयला या तेल, ये कब किस सोर्सेज के एग्जाम्पल हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के एग्जाम्पल हैं, ठीक। पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल डीजल, ये सारी चीजें, कोल कोयला वगैरह हो गया, क्योंकि इनके फॉर्मेशन में हम अपने आप से इनको फॉर्म नहीं कर सकते, इनके फॉर्मेशन में लाखों वर्ष लगते हैं, तो इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। नेक्स्ट, देयर इज अ लिमिट to their availability in the world। Soil are also exhaustible as it is extremely difficult to replace the eroded soil। और इनकी जो अवेलेबिलिटी है, मतलब उपस्थिति है, ठीक, वो एक लिमिट में है, ठीक, अनलिमिटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण ही इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है, ठीक, इनको इनको निर्मित होने में काफी लंबा समय लगता है, ठीक है, बनने में काफी लंबा समय लगता है, इसलिए इनकी जो अवेलेबिलिटी है, उपस्थिति है, वो एक लिमिट में है, ठीक है।
और इसलिए ये एग्जॉस्टिबल है, नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, और उसी प्रकार सोइल भी क्या है, एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस है, क्योंकि एक बार जो उस मिट्टी को हमने यूज कर लिया तो उस मिट्टी को रिप्लेस करना काफी कठिन होता है, लंबी प्रोसेस लगती है उसमें। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ही है। क्लियर? तो नॉन रिन्यूएबल समझ में आ गया। रिन्यूएबल जिनको हम बार बार यूज करते हैं, जिनको दोबारा जल्दी जल्दी जो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक, वो रिन्यूएबल। और जो हम केवल एक ही बार यूज कर पाते हैं, जिनके फॉर्मेशन में बहुत लंबा टाइम लगता है, वो नॉन रिन्यूएबल। क्लियर? Solar energy, air, water, plants, wildlife, and human beings are examples of inexhaustible resources. ठीक, इन अब देखते हैं हम यहाँ पे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब नॉन रिन्यू सॉरी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक, जैसे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, एयर, हवा, वाटर, पानी, प्लांट्स, पौधे, पेड़ पौधे, वाइल्ड लाइफ, जीव जंतु, ह्यूमन बींग्स, मनुष्य, ये सब किसके एग्जाम्पल है, इन एग्जॉस्टिबल की, मतलब ये कभी खत्म होने वाले नहीं है, इनका फॉर्मेशन काफी जल्दी हो जाता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक, हवा नहीं खत्म होने वाली है, प्लांट्स कभी खत्म होने वाले नहीं है, जीव जंतु कभी खत्म होने वाले नहीं है, मनुष्य कभी खत्म होने वाले नहीं है, इसलिए ये इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस हैं, या कह सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। इनको निर्माण काफी जल्दी हो जाता है, ये इनको दोबारा बनाया जा सकता है। क्लियर? इसलिए ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी उपयोगिता के आधार पर, उनकी यूटिलिटी, उनकी क्या उपयोगिता है, उसके आधार पर हम कैसे रिसोर्सेस को कैटेगराइज कर सकते हैं। क्लियर? Every resource have some utility. Few resources are used as energy, raw material as well as food. All these resources are used only when human beings want to use them. अब हर रिसोर्स कोई भी हो, उसकी कोई ना कोई उपयोगिता तो होती ही है, ऐसा तो है नहीं कि क्योंकि रिसोर्स की डेफिनेशन ही यही है कि जो चीज़ हम यूज करने के लिए यूज करते हैं, जिस भी साधन को हम यूज करते हैं अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वही क्या होती है, वही रिसोर्सेस कहलाते हैं हमारे। तो उपयोगिता तो सबकी ही होगी जब हम उनको यूज कर रहे हैं। फ्यू रिसोर्सेस आर यूज्ड एज एनर्जी, रॉ मटेरियल एज वेल एज फूड। कुछ ही ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनको हम एनर्जी के रूप में मतलब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं, या रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है, या खाने के लिए यूज करते हैं। ठीक, कुछ ही ऐसे रिसोर्सेस हैं, जैसे एनर्जी के लिए हम सन, ठीक है, ये सारी चीजें, विंड, ये एनर्जी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल के लिए, कच्चे पदार्थों के लिए, ये जितने भी काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं या फ्रूट्स वगैरह, ये रॉ मटेरियल के लिए, या खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये सारे रिसोर्सेज तभी यूज़ किए जा सकते हैं जब हम उन्हें चाहेंगे। हमारा मन नहीं है खाने का, हम उनको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो उपयोगिता सारे रिसोर्सेज की होती है, लेकिन डिपेंड हम पे करता है कि हम किसका यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं अब। फूड पहला है यूटिलिटी के आधार पर, पहला जो डिवाइडेशन हमने किया वो क्या है, फूड की मतलब जो हम खाते हैं भोजन के रूप में, जिन रिसोर्सेज की उपयोगिता भोजन के रूप में है। ठीक, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। फूड वॉज द फर्स्ट रिसोर्स विच वॉज ऑब्टेन्ड बाय मैन, फॉर एग्जाम्पल सीरियल्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, बेवरेज एटसेट्रा। तो खाना पहला ऐसा साधन था, संसाधन था, जो मनुष्य ने डेवलप किया, क्योंकि यदि जिंदा रहना है तो खाना तो पड़ेगा ही। तो खाने के लिए हमने कोई ना कोई उपाय जुटाया होगा, कोई ना कोई तरीका निकाला होगा। तो सबसे पहला हमने क्या डेवलप किया, जो संसाधन, वो खाना ही था। जैसे एग्जांपल सीरियल्स, जितने भी अन्न दाने होते हैं, अनाज वगैरह जितने भी होते हैं, गेहूं, चावल, मक्का, चना, दालें जितनी भी होती हैं, ये सारे सीरियल्स कहलाते हैं। वेजिटेबल्स, सब्जियां, मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब जितने भी दूध के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीजें, बी एवरेज मतलब चाय कॉफी, ये सारी वगैरह। ठीक, तो फूड के आधार पे जिनको हम, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम खाते हैं, ठीक, वो फूड की कैटेगरी में आते हैं। फिर आगे दूसरा क्या है, तो जिनकी उपयोगिता खाने में है वो फूड कहलाए, फूड के अंतर्गत आए।
अब दूसरा है रॉ मटेरियल्स, जिनकी उपयोगिता कच्चे रूप में है, ठीक है, तो उनको रॉ मटेरियल्स के अंदर कैटेगराइज किया गया, ठीक है। तो these resources are derived from minerals, vegetation and animals from the foundation of industrial development। अब ये जो रिसोर्सेस हैं ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? मिनरल से प्राप्त होते हैं, या वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, या जानवरों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये जो औद्योगिक विकास है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसकी नींव होते हैं। यदि कोई भी फैक्ट्री है, जब तक वहां रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा तब तक वो उत्पादन कैसे करेगी, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिस्किट फैक्ट्री है, ठीक, तो यदि वो बिस्किट फैक्ट्री है, जब तक वहां पे गेहूं के दाने नहीं पहुंचेंगे, अब गेहूं कच्चा ही होता है ना, रॉ मटेरियल ही है, जब तक वहां पे गेहूं नहीं पहुंचेगा तब तक बिस्किट कैसे बनेगी? वो तो बात की प्रोसेस है कि गेहूं से आटा बना, आटे से फिर बिस्किट बनाई, फिर फ्लेवर ऐड किए, वो एक बात की प्रोसेस है। लेकिन अगर इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल ना दें, उसकी जो नींव है, कच्चा पदार्थ ही उसको ना दें, तो क्या वो डेवलप कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो औद्योगिक विकास के लिए रॉ मटेरियल क्या होते हैं? उनकी नींव का काम करते हैं, सबसे बेसिक नीड होते हैं, ठीक है। Natural gas, iron ore, coal and limestone are used as raw materials in different industries। अब जो नेचुरल गैस है, जैसे नेचुरल गैस समझते हैं ना आप लोग, सीएनजी वगैरह, एलपीजी वगैरह, ठीक, या आयरन ओर, जितने भी लौह के पदार्थ हैं, लोहे से कई चीजें बनती हैं मार्केट में, तो क्या वो जमीन से अंदर थोड़ी निकलती हैं? पहले कच्चा लोहा जाता है, उसको इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में क्या किया जाता है? उसको उस पे काम किया जाता है, वर्क किया जाता है, और उसके बाद वो हमारे यूज के लायक बनता है, ठीक। कोल, अब जो कोल होता है, कोयला, उसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, तो वो भी क्या है? कच्चा है, उसको फिर हम यूटिलाइजेशन के लायक बनाते हैं। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ठीक, ये सब क्या है? कई इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं। क्लियर? एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स आर कॉटन, जूट, सुगर केन, ऑयल, सीड्स, रबर, टोबैको एटसेट्रा, सीरियल, बेवरेजेस, फाइबर एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स आर द एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, ठीक। अब जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल हैं, जो मतलब कृषि से जो कच्चे पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, रॉ मटेरियल्स प्राप्त होते हैं, वो कौन कौन से हैं? कॉटन, कपास, अब जितने भी हमारे कपड़े हैं कॉटन से ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन क्या वो जो पेड़ से हमें रुई प्राप्त होती है उसी से बन जाते हैं? नहीं, वो तो रॉ मटेरियल है, वो जो फैक्ट्री में जाता है, उसको फिर हम उस पर वर्क होता है, फिर वो हमारे यूज करने लायक बनता है। तो जैसे कॉटन हो गया, ये हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। जूट, ठीक, शुगर केन, गन्ना, ऑयल सीड्स, जितने भी ऑयल सीड्स होते हैं, मस्टर्ड, या जितने भी प्रकार के तेल आते हैं, ठीक है। रबर, रबर के भी कई यूजेस हैं। टोबैको, ठीक, फिर सीरियल्स, ठीक, मतलब जितने भी अन्नदाने हैं, बेवरेजेस, चाय कॉफी वगैरह, ठीक। फाइबर, जितने भी फाइबर्स होते हैं। कॉमर्शियल क्रॉप्स होते हैं, जो मतलब बिजनेस पर्पस के लिए उगाए जाते हैं, ठीक, जिनसे हम व्यापार करते हैं। ये सब क्या है? एग्रीकल्चर रिसोर्सेस ही हैं। क्यों एग्रीकल्चर रिसोर्सेस हैं? क्योंकि ये हमें सारे कृषि के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। तो ये रॉ मटेरियल तो ही है सारे, लेकिन हमें कृषि के माध्यम से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स कहलाते हैं। क्लियर? Next, animal resources are wool, silk, ivory, furs, hides, honey, etc. The pastoral resources are those things that we get from the animals such as milk, bones, hides, etc. अब जो animal resources हैं, मतलब ऐसे raw material जो हमें जानवरों से प्राप्त हों, ठीक है, फिर उनका उनका हम यूज करें, ठीक, वो कहलाते हैं एनिमल रिसोर्सेस। जैसे वूल, ऊन, तो क्या हम जो ऊन हमें प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है? भेड़ हो गया, शीप हो गया, इन सब के बालों से। तो क्या हम उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? नहीं, उनसे फिर हम काम करते हैं, उन पे इंडस्ट्री में उन पे काम होता है, तब वो हमारे यूज के लायक बनते हैं। तो वूल हो गया, सिल्क हो गया, आइवरी, फर्स, हाइड्स, हनी, शहद वगैरह, ये सारी चीजें एनिमल रिसोर्सेस हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये सारे रॉ मटेरियल जानवरों से प्राप्त होते हैं। The pastoral resources are those things that we get from animals such as milk, bones, hides, etc. और उसके बाद pastoral resources आते हैं। वो ऐसे resources हैं जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, जैसे दूध, ठीक, या बोन्स, हड्डियां, हड्डियों से भी बहुत चीजें बनती हैं, दूध से भी बहुत चीजें बनती हैं, या हाइड्स, ठीक है, जानवर की जो चर्बियां वगैरह होती हैं। तो ये सारी क्या है? पेस्टोरल रिसोर्सेस हैं। क्लियर? नाउ we will move forward।
सो हियर एनर्जी। अब तीसरा प्रकार क्या है रॉ मटेरियल्स का, सॉरी यूटिलिटी का, एनर्जी की जिसकी उपयोगिता एनर्जी में है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक, फिर वो चाहे हमारी केमिकल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, या कोई भी टाइप की एनर्जी हो, फिजिकल एनर्जी हो, जो भी एनर्जी हो, लेकिन जिसकी उपयोगिता एनर्जी के रूप में है, ऐसे रिसोर्सेज को हमने एनर्जी के रूप में कैटेगराइज किया। क्लियर? नाउ this resource is required in all the sectors of development. It may be agriculture, forestry, mining, transport and communication. ये जो रिसोर्सेस है ये विकास के सभी सेक्टर, सभी क्षेत्रों में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब फिर चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, या फॉरेस्ट्री वन विभाग वालों का, या माइनिंग खुदाई का, या ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन का, या कम्युनिकेशन, या कह सकते हैं कम्युनिकेशन का हो, इन सब में हमें एनर्जी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, कैसे पड़ती है देखते हैं। ऑल डिपेंड on it in some form or other. The future development of the world depends on how we use these resources and how we conserve them. ठीक है, अब किसी ना किसी तरीके से, कोई ना कोई तरीके से हम सभी इसी पे इस एनर्जी रिसोर्सेज पे डिपेंड है। ठीक है, अब जो हमारा फ्यूचर का है, भविष्य का जो विकास है, वो पूरा इन्हीं रिसोर्सेज पे आश्रित है। कैसे? अब हम इनका कैसे कितने अच्छे तरीके से, कितने बेटर वे में यूज करते हैं, ठीक है, और उनको कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं, इसी पे हमारा पूरे भविष्य का डेवलपमेंट आश्रित है। ठीक, आज यदि हम उनका एक सिग्निफाइड वे में, एक स्पेसिफाइड वे में, एक उचित मात्रा में यूज नहीं करेंगे, तो कल के लिए, कल आने वाली पीढ़ी के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या होगा, वो चीज कम हो जाएगी। ठीक, वो चीज खत्म हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए हमें उनको कंजर्व करने की जरूरत है। तो कल का भविष्य आज के यूज और कंजर्व करने के तरीकों पे डेवलप आश्रित है। ठीक है, क्लियर? एज वी नो दैट वी हैव अ वेरी लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक कोल, मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास एनर्जी के काफ़ी लिमिटेड सोर्स हैं। ठीक है, अनलिमिटेड सोर्स, बहुत कम ही ऐसे सोर्सेस हैं जो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कोल, कोयला, तो हम इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, और भी बहुत सारी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी भी इससे हम प्रोड्यूस करते हैं। कोयले से क्या बिजली बनती है, गाड़ियाँ चलती हैं। मिनरल ऑयल्स, जितने भी मिनरल ऑयल्स हैं, ठीक है, पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये सब क्या है, मिनरल ऑयल ही है, तो इनका भी यूज़ हम एनर्जी के लिए करते हैं। गाड़ी बिना इनके नहीं चल पाएंगी। नेचुरल गैस हैं, ठीक, एलपीजी, पेट्रोल, एलपीजी हो गई, या सीएनजी हो गई, ये सब नेचुरल गैसेस हैं, इनका भी हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, सीएनजी वगैरह जो हमारे व्हीकल्स में यूज़ होती हैं, एलपीजी वगैरह जो हमारे किचन में यूज़ होती हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, कुछ ही ऐसे रिसोर्सेस हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें। ठीक, some energy resources are unexhaustible such as running water, solar energy, tidal energy etc. कुछ जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं वो अनएग्जॉस्टिबल है, मतलब जो कभी खत्म नहीं हो सकते। ज़्यादातर ऐसे हैं जो लिमिटेड हैं और जो खत्म हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते, जैसे कि रनिंग वाटर, चलता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, ये कभी खत्म नहीं होगा। जब तक पानी है तब तक वो बहेगा। ठीक, तो बहते हुए पानी से ही तो बिजली बनाई जाती है टरबाइन सिस्टम से। या सोलर एनर्जी जो हमें सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक, तो वो कभी खत्म नहीं होगी। या टाइडल एनर्जी, जो टाइड्स की एनर्जी होती है, जो समुद्र में वेव्स आती हैं, तो उनके थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी एनर्जी कभी खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इनको अनएग्जॉस्टिबल भी कहते हैं। क्लियर? Therefore, we should make such a transformation and development so that there should be maximum utilization of unlimited sources of energy। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस करने चाहिए, ऐसे डेवलपमेंट करने चाहिए, ताकि ये जो अनलिमिटेड सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं इन्हीं का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। ठीक, हमें ऐसे तरीके या ऐसे इतना ज़्यादा हमें विकास कर लेना चाहिए कि जो हम एनर्जी रिसोर्सेस का यूज़ करें, मतलब हम ऐसे रिसोर्सेस का यूज़ करें जो हमें एनर्जी दें,
तो उनमें से यही रिसोर्सेस हों जिन जो अनलिमिटेड सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, जो सोलर एनर्जी, मतलब हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए जो सोलर एनर्जी का यूज़ करे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। या हमें ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए या ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए जो ये जो अनलिमिटेड सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, मतलब जैसे कि नेचुरल गैस हो गई, सॉरी सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, रनिंग वाटर, इन सब का ही यूज़ करें, ताकि क्योंकि ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं और जो लिमिटेड सोर्सेस हैं वो हमारे कम से कम यूटिलाइज हों, कम से कम यूज़ हों। क्लियर? तो एनर्जी की बेस पे हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं। डेवलपमेंट, चौथा क्या है? डेवलपमेंट पे, जिनकी यूटिलिटी विकास में है, जो विकास को गति प्रदान करते हैं, प्रगति को प्रदान करते हैं, वो रिसोर्सेस कौन कौन से हैं देखते हैं। पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्स, इसमें दो आते हैं, पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेस। पोटेंशियल मतलब जिनको डेवलप किया गया हो, एक्चुअल मतलब जो वास्तव में रिसोर्सेस हों। These resources can be classified on the basis of their stage of development into potential and actual resources। तो इन resources को हम दो रूप में क्लासीफाई कर सकते हैं कि उनके डेवलपमेंट का स्टेज क्या है, कि उनके विकास का कौन सा क्रम है, वो किस स्टेज पे है, किस लेवल पर है विकास में, और इसी के अकॉर्डिंग हम दो भागों में उनको बांटते हैं, पोटेंशियल और एक्चुअल में। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं देखते हैं। The resources which exist in a region and could be used in future are potential resources. Rivers have the potential to produce hydroelectricity power. Petroleum can possibly be found in old sedimentary basin. These resources are found at a place but they have not been fully used। तो potential resources ऐसे resources हैं जो किसी एक क्षेत्र में पाए जाते हों और उनका उपयोग हम फ्यूचर में कर सकें। ऐसे रिसोर्सेज जो कहीं एक क्षेत्र में पाए जाते हों और उनका यूज़ हम फ्यूचर में भी कर सकें, वो कहलाते हैं हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज। की मतलब जिनमें वो पावर हो एनर्जी को जनरेट करने की, ऐसी चीज़ को जनरेट करने की जो हम यूज़ कर पाएँ, मतलब उनमें वो पावर होनी चाहिए। तो ऐसे रिसोर्सेज कहलाते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, की मतलब जिनमें वो दम होता है किसी चीज़ को यूज़फुल बनाने का, ठीक। जैसे कि रिवर है, पानी है, नदी, वो हमेशा क्या होती है, नदी कभी हमेशा बहती रहती है, तो उसके अंदर ये पोटेंशियल है, ये पावर है कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर सके, ठीक। पानी से बिजली बनती है ना, तो उसको कौन बनाता है, रिवर ही बनाती है, कि जब वो फ्लो करती है तो अपनी धारा से ही वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बनाती है। क्लियर? फिर पेट्रोलियम कैन पॉसिबली फाउंड इन ओल्ड सेडिमेंट्री बेसन, और जैसे पेट्रोलियम है, ठीक, वो जो सेडिमेंटरी रॉक में पाया जाता है, जो भी अर्थ क्रस्ट के नीचे एक सेडिमेंटरी बेसिन होता है वहां पाया जाता है। तो दीज रिसोर्सेज आर फाउंड एट अ प्लेस बट दे हैव नॉट बीन फुली यूज्ड। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये एक जगह पे पाए जाते हैं लेकिन इनका उपयोग पूर्ण रूप से कोई नहीं कर पाता है। अब जैसे क्या नदी बहती, हमने इलेक्ट्रिसिटी बना ली तो क्या नदी का बहना बंद हो जाएगा? नहीं, वो तो निरंतर बहती ही रहेगी। पेट्रोलियम है, किसी जगह पाया जा रहा है तो वो उस जगह पाया जा ही गया, वहां पे निर्माण निरंतर होते रहेगा, ठीक। आज नहीं 10 साल बाद होगा, 10,000 साल बाद होगा उसका निर्माण, लेकिन निर्माण तो होगा ही, ठीक है। तो उसको मतलब फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, जिनमें दोबारा यूज करने की क्षमता होती है, ठीक है, वो कहलाते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस। क्लियर? अब देखते हैं दूसरा। These potential resources need detailed survey for estimating their quantity and quality. Africa has a great potential hydroelectric power. It is based on the number of waterfalls, their height, and the volume of water flowing down. अब इन पोटेंशियल रिसोर्सेज को इन पोटेंशियल रिसोर्सेज की क्वालिटी और क्वांटिटी, मात्रा और गुण जानने के लिए एक डिटेल सर्वे की जरूरत है, ठीक। एक सर्वेक्षण की जरूरत है, ठीक है, जिसके तहत हम उसके बारे में पूरी डिटेल निकाल पाए कि वो कितने मात्रा में है, उसके कितना अच्छा है, यूज करने लायक है कि नहीं है, उससे हमें पता लग सकता है। एग्जाम्पल समझो, जैसे कोई नदी है तो यदि उसका बहाव तेज नहीं तो टरबाइन को मूव नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसका सर्वे जरूरी है कि उसका बहाव कितना है, कितनी ऊंचाई से गिर रहा है, कितना वो प्रोड्यूस कर पाएगा, ताकि नुकसान ना हो।
तो इसलिए डिटेल सर्वे की जरूरत होती है इसका अनुमान लगाने के लिए कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है। अफ्रीका हैज अ ग्रेट पोटेंशियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जो अफ्रीका है उसके पास एक पोटेंशियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है सबसे बड़ा, ठीक। इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वाटरफॉल्स, देयर हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन। और वो किस पे बेस्ड है कि कितने वाटरफॉल्स हैं, वाटरफॉल्स की कितनी संख्या है, उनकी ऊंचाई क्या है और उनमें कितना पानी एक साथ नीचे फ्लो करता है। तो उस ये सारी चीज़ों को उन्होंने डिटेल स्टडी की, सर्वे किया और उसके बाद उन्होंने उसको डेवलप किया, इसलिए वो क्या है, सक्सेस है। क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं अब एक्चुअल रिसोर्सेस। अब देखेंगे एक्चुअल रिसोर्सेस क्या क्या है। एक्चुअल रिसोर्सेस आर दोज फॉर विच प्रॉपर सर्वे हैज बीन कैरिड आउट एंड विच हैव बीन क्वांटिफाइड। द रिसोर्सेस विच आर ऑलरेडी बीइंग यूटिलाइज्ड कम इन दीज रिसोर्सेस। एक्चुअल रिसोर्सेस ऐसे हैं जिनका हम सर्वे प्रॉपर तरीके से ले चुके हैं और उनको उनकी हमने क्वांटिटी का भी अनुमान लगा लिया है और जिनका यूटिलाइजेशन हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनको हम ऑलरेडी प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज। मतलब उनके बारे में जितनी स्टडी की जानी चाहिए थी, जितनी जरूरत थी, वो हमने वो सारी चीजें कर ली हैं और हम उनको अपने उपयोग में ला रहे हैं। वो क्या कहलाए, एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाए। मतलब जो हमारे यूज में करंटली हमारे यूज में है वो रिसोर्सेस क्या कहलाएंगे, एक्चुअल रिसोर्सेस। द पार्ट ऑफ द एक्चुअल रिसोर्सेस विच कैन पॉसिबली बी डेवलप्ड इज कॉल्ड रिजर्व। और एक्चुअल रिसोर्सेस का वह पार्ट जो शायद कभी डेवलप किया जा सकता है, जिसको जो बनाया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, रिजर्व कहलाता है। ठीक, संरक्षित कहलाता है। जैसे हम अपने ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा उसको हम क्रिएट कर सके। जैसे कि नदी के बहाव से हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लेकिन हमने ऐसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाए हैं जो हम नदी के बहाव से नहीं, हमने डैम बनाए, नदी के बहाव को रोका, पानी को इकट्ठा किया, ठीक। और फिर जब पानी इकट्ठा हो गया तो उसको फोर्सफुली निकालने के लिए हमने उसको डैम के जो गेट्स हैं उसको खोला, तो जिसके कारण पानी फोर्सफुली आया और टरबाइन घूमा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। तो ये किसके माध्यम से, ये हमने खुद डेवलप किए हैं, हमने खुद से इसको बनाया है, ठीक है, या उसको डेवलप किया है, तो इसलिए ये क्या कहलाया, रिजर्व कहलाया। ऐसी चीजें, ऐसे रिसोर्स क्या कहलाएंगे, रिजर्व कहलाएंगे। कि एक्चुअल रिसोर्स का वह पार्ट जो जिसको डेवलप किया जा सके वो रिजर्व कहलाता है। क्लियर। In India, we have a large reserve of coal, but it is not being used economically as we do not have proper means and technology. Some resources can be converted into reserves. ठीक, भारत में हमारे पास कोयले का बहुत बड़ा भंडारण है, रिजर्व है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से जितना हम उसका यूज कर सकते हैं उतना यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे पर्याप्त साधन नहीं है या ऐसे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिनकी सहायता से हम उनको प्रॉपर तरीके से यूज कर पा सकें, अच्छे से अच्छा यूज कर पा सकें उसका, ठीक है। सम रिसोर्सेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिजर्व्स, और कुछ रिसोर्सेज को रिजर्व में कन्वर्ट किया जा सकता है। उनका भंडारण, रिजर्व मतलब भंडारण, उनका भंडारण, उनका एकत्रीकरण किया जा सकता है। ठीक, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था रिजर्व के लिए, पानी का क्या किया हमने, एकत्रीकरण किया, उसके बाद उसको हमने यूज किया, टेक्नोलॉजी थी तो किया। अब जैसे कोल है, हमारे पास कोल तो बहुत मात्रा में, उसके भंडारण तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है जिससे हम उसका यूज कर पाए और उसको अपने यूज के काबिल बना पाए। क्लियर। नाउ दिस इज अवर लास्ट टॉपिक। So we see that the economic development of country depends on the availability of various resources in the region, the need and the consumption of these resources by the people of that region, and the skill and the technology possessed by them. तो जैसा कि हमने देखा, जो भी किसी भी कंट्री का जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो उस कंट्री के पास कितने
रिसोर्सेस हैं कितने मात्रा में हैं, कितने ज़्यादा हैं, इस पे डिपेंड करता है। रिसोर्सेस ज़्यादा होंगे तो हम उनका यूटिलाइजेशन ज़्यादा कर पाएंगे, यूटिलाइजेशन ज़्यादा कर पाएंगे तो हम डेवलप कर पाएंगे, ठीक, हमारा विकास होगा, हम प्रगति कर पाएंगे, ठीक। The need and the consumption of these resources by the people of that region and the skill and the technology possessed by them। तो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो रिसोर्सेस की उपलब्धता क्या है, ठीक है, उस किसी क्षेत्र में जो संसाधन है उनकी उपलब्धता कितनी है, ठीक है, और खपत कितनी है, कंजप्शन कितना है, कितनी जरूरत है हमें, ठीक, और हमारे पास क्या स्किल है, क्या क्या टेक्नोलॉजी है जिनसे हम उनका यूज करें, जिनको हम यूज करने लायक बनाएं। तो इन सारी चीजों से ही किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। रिसोर्सेस अच्छे हैं हमारे पास, ठीक, उनकी खपत अच्छी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी हाई है, उनका हम यूटिलाइज अच्छे से कर पा रहे हैं, तो हम जाहिर सी बात है विकास भी ज्यादा से ज्यादा करेंगे, डेवलपमेंट भी हमारा होगा। जब डेवलपमेंट होगा तो अर्थव्यवस्था भी हमारी सुधरेगी और यही कहलाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्लियर, समझ में आया कैसे रिसोर्सेस इकोनॉमी डेवलपमेंट में हमारे सहायक होते हैं, कैसे हमारी हेल्प करते हैं, समझ में आया। क्यों? क्योंकि यदि हमारे पास रिसोर्सेस ज़्यादा होंगे तभी हम उन चीज़ों को बढ़ा पाएंगे। रिसोर्सेस होंगे, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो हम अच्छे से उसको यूज़ कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे और अपने यूज़ में लेकर आएंगे। क्लियर। Nature has given us innumerable resources. Some of them we use directly, like air, water, fruits, etc. But most of them need to be refined and processed into a form fit for human consumption. नेचर ने हमें बहुत सारे रिसोर्सेस प्रदान किए हैं, ऐसे अनगिनत रिसोर्सेस हैं जो हमें संसाधन है जो हमें प्रदान किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है, बिना कोई फॉर्मेशन के, जैसे एयर, वाटर, फ्रूट्स, जैसे हवा, पानी, फल फूल वगैरह। लेकिन जो ज्यादातर हैं वो हम उनको रिफाइन करके यूज करते हैं, ठीक है, उनमें हम अपनी स्किल लगाते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसमें, और उसके बाद उसको अपने यूज करने के काबिल बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम उसमें रिफाइनिंग कर करके फिर जब वो हमारे कंजप्शन के लिए हमारे यूज करने लायक फिट हो जाता है, पर सही बन जाता है, तब हम उसका यूज करते हैं, ठीक। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस वेरीज नॉट ओनली बिटवीन नेशंस बट ऑल्सो विद इन अ रीजन इटसेल्फ। इट लीड्स टू बिग कॉन्ट्रास्ट इन द लेवल्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट, ठीक। तो जो रिसोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बंटवारा है, ये ऐसा नहीं है कि केवल राष्ट्रों के बीच में है, बल्कि कई क्षेत्रों में भी होता है कि एक क्षेत्र में कोई चीज पाई जाती है, दूसरे क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग है। तो कई एक एक देश में कोई चीज पाई जाती है तो दूसरे देश में नहीं पाई जाती, या उस देश में जो पाई जाती है वो यहाँ नहीं पाया जाता, या जो मतलब कहने का कि जो इनका है वो केवल एक जगह पे नहीं, कि ऐसा कि नहीं है कि वो केवल देशों के बीच में कि ये देश है तो यहाँ पे सारी चीजें पाई जाती है, दूसरा देश है तो वहां पे भी पाई जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ चीजें उस क्षेत्र में पाई जाती हैं, कुछ चीजें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। और इसलिए जो प्रगति है वो थोड़ा सा वेरी करती है कि जो देश, जो क्षेत्र जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं तो वो ज्यादा डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसने उन रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन ज्यादा किया है। तो जब ज्यादा यूटिलाइजेशन कर लिया उसने, तो अब जाहिर सी बात है उसने वो चीज बेटर कर ली, ठीक है। अब वो चीज जब उसने ज्यादा यूटिलाइजेशन कर लिया उसके पास, क्योंकि ज्यादा यूटिलाइजेशन कब कर पाएगा? जब उसके पास ज्यादा मात्रा में रिसोर्सेस होंगे। तो जाहिर सी बात है जब जिस कंट्री के पास ज्यादा मात्रा में रिसोर्सेस होंगे, टेक्नोलॉजी होगी, वही कंट्री ज्यादा होगी, या वही क्षेत्र ज्यादा डेवलप होगा। क्लियर? तो सीधा सीधा इसका कनेक्शन डेवलपमेंट से है रिसोर्सेस का, कि रिसोर्सेस की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो सीधे सीधे डेवलपमेंट में हमारा भूमिका निभाती है। क्लियर? तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है, और होप करता हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अब जब आपका चैप्टर खत्म हो गया है, आप लोगों का चैप्टर फिनिश हो गया है, तो जो इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो आप लोग खुद से सॉल्व करें, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपको दिक्कत समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में आकर के अपने डाउट्स को क्लियर करें।
ओके, थैंक यू, गुड बाय।